आधी रात के वक्त अचानक से एक लड़की की अजीब तरह से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मैं एक शादीशुदा औरत थी और इस तरह की आवाज़ों को अच्छे से पहचानती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि भला ऐसी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैं तुरंत ही कमरे से बाहर निकली। चारों तरफ घना अंधेरा छाया था। तब महसूस हुआ कि ये तो छत से आवाज़ आ रही है। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए मैं छत की तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन वहाँ चारों तरफ सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। आवाज़ भी सन्नाटे में बदल गई थी। मैं जैसे ही पलटकर नीचे उतरने वाली थी, तभी एक बार फिर से वही आवाज़ आने लगी। तभी मैंने देखा कि छत के एक कोने पर एक कमरा बना था और ये आवाज़ वहीं से आ रही थी। मैंने जैसे ही उस कमरे को खोला तो मेरे होश उड़ चुके थे। मात्र 14 साल की एक लड़की के साथ वहाँ पर एक हट्टा कट्टा आदमी। मेरा नाम सीमा है। जब मैं मात्र 16 साल की थी तभी मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे। मैं उनकी इकलौती औलाद थी और इसीलिए भले ही हम मिडिल क्लास थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। लेकिन उनके एक कार एक्सीडेंट में देहांत के बाद मेरी दुनिया उजड़ कर रह गई थी। मेरे पापा के घर वालों ने तो मुझे किसी भी तरह से अपनाने से साफ इनकार कर दिया था, जिस कारण मेरी बुढ़ी नानी मुझे अपने साथ लेकर अपने गांव आ गई थी। वो बेचारी पहले से ही जैसे तैसे गांव वालों के छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा किया करती थी। वो बूढ़ी थी, इसलिए उन्हें रुपए पैसों की भी कोई खास जरूरत नहीं होती थी। बस कभी कभार छोटी मोटी बीमारियों की दवाई खरीदने के लिए ही उन्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए वो छोटे मोटे काम कर लेती थी। बाकी गाँव वालों का दिल काफी बड़ा होता है, तो कोई ना कोई उन्हें खाना खाने को दे दिया करता था और बस इसी तरह से उनका बुढ़ापा जैसे तैसे कट रहा था। लेकिन अब मैं उन पर जिम्मेदारी का बोझ बनकर आ गई थी, जिसकी फिक्र में अब और भी ज्यादा वो बूढ़ी होने लगी थी। पढ़ाई तो अब मेरी वैसे भी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, इसलिए मैंने अब ये फैसला कर लिया था कि अब मैं अपने और नानी के लिए कोई काम करूंगी, ताकि कम से कम जो रोजमर्रा के खर्चे हों वो तो मैं निकाल सकूं और मेरी नानी को बाहर वालों के सामने अपने हाथ ना फैलाने पड़े। लेकिन कहीं भी बाहर काम करने के लिए मेरी नानी बिल्कुल भी राजी ही नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था कि ये दुनिया बहुत बुरी है। मेरी उम्र अभी बहुत कम है और मुझ में इतनी समझ भी नहीं है। कोई भी कभी भी मेरा फायदा उठा सकता है। उनकी इस बात में पूरी तरह से सच्चाई थी, क्योंकि अब तक मैंने लोगों का सामना नहीं किया था, क्योंकि मेरे लिए हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरे माँ बाप ने उठा रखी थी। लेकिन अब सब चीज़ों की जिम्मेदारी मुझे खुद से ही निभानी थी और खुद से ही सारी चीज़ों को हैंडल करना था। पर उसके लिए मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं था, ना ही इतनी समझ थी कि मैं लोगों की पहचान कर सकती थी। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था, ये सब कुछ मेरी मजबूरी थी। मैंने नानी को समझाया कि आप इस तरह से जी सकती हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं जी सकती। 4 पैसे कमाऊंगी तो उनमें से 2 बचाऊंगी और 2 को जोड़कर मैं आगे अपनी पढ़ाई के लिए कुछ पैसा जोड़ सकूंगी, ताकि कम से कम कोई ढंग का कोर्स करके कोई तो अच्छी नौकरी कर सकूं। लेकिन नौकरी की तलाश में मैं शहर भी नहीं जा सकती थी। भला शहर में जाती भी तो फिर मैं कहाँ रहती। यहाँ कम से कम नानी का साया तो मेरे साथ था, इसलिए मैं गांव के पास ही जो एक नई फैक्ट्री खोली गई थी वहाँ पर काम करना मैंने शुरू कर दिया। वो एक पैकिंग की फैक्ट्री थी, जहाँ पर सामान को पैकेट में डालकर बंडल बनाकर तैयार किया जाता था। फैक्ट्री के काम में मुझे बस इतने पैसे मिल जाया करते थे जिससे घर का खर्चा ही ठीक ठाक से चल सके। लेकिन कुछ ही महीनों में मुझे ये बात समझ आ गई थी कि इतने पैसों से मैं कोई भी अच्छी पढ़ाई तो नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने आगे पढ़ने के बारे में भी सोचना छोड़ दिया था। उस फैक्ट्री में सिर्फ एक मैं ही थी जिसकी उम्र सबसे कम थी, और वहाँ पर काम करने वाले आदमियों की नज़र मुझ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। जिस बात को जब मैंने भांपा तो मुझे वहाँ काम करने से बहुत डर लगने लगा था। कई बार घर लौटने के बाद मेरा दिल करता था कि अब मैं दोबारा फैक्ट्री में कभी काम पर ना जाऊं,
लेकिन घर की हालत को सुधारने की खातिर मैं मजबूर होकर हर रोज सुबह फिर से फैक्ट्री पहुंच जाती थी। मेरी नानी को भी हर वक्त मेरी चिंता सताती रहती थी, इसीलिए जब तक उनमें इतनी ताकत रही कि वो ठीक से चल फिर सकें, वो हर रोज रात को मुझे फैक्ट्री के रास्ते में मिल जाया करती थीं। उन्हें ये डर सताता था कि कहीं ऐसा ना हो कि फैक्ट्री से लौटते समय रास्ते में जो सुनसान खेत पड़ते हैं वहाँ कभी कोई मेरा फायदा ना उठा ले। इसलिए वो हिम्मत करके हर रोज मुझे लेने आ जाती थी, जिससे मुझे भी काफ़ी तसल्ली होती थी, क्योंकि मुझे भी वहाँ से लौटते लौटते रात हो जाती थी। धीरे धीरे इसी तरह से 2 साल बीत गए और फिर नानी के हाथ पैरों ने भी उतनी अच्छी तरह से काम करना बंद कर दिया। इसलिए मैंने भी नानी को समझाया कि आपको मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पहले से काफ़ी समझदार हो चुकी हूँ और अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ, इसलिए आप घर पर ही रहकर मेरा इंतज़ार किया करें। लेकिन नानी को मेरी चिंता हर पल सताती रहती थी, इसलिए जब तक मैं घर लौटकर नहीं आती थी वो एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठती थी। इसी बीच उस फैक्ट्री में और भी नए लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, जिनमें से काफ़ी लोग पास वाले शहर से भी आया करते थे। उनमें ही एक सुमित था, जिससे मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। वहाँ पर जितने भी आदमी काम करते थे उनमें वो मुझे सबसे ठीक लगता था, इसीलिए मैं कभी कभार उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती थी। बाकी मैं ज़्यादा किसी से नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे लगभग सबकी ही नीयत में खोट लगता था। हालांकि बोलते सब मुझसे बहुत प्यार से थे, लेकिन कहते हैं ना कि एक औरत को एक आदमी की नज़र की पहचान बहुत अच्छे से होती है, और मैं इसीलिए ये बात बहुत अच्छे से समझती थी कि क्यों बाकी सब मुझसे इतने प्यार से बोलते हैं, ताकि मौका मिलने पर मेरा फ़ायदा उठा सकें। इसलिए मैंने हमेशा सभी से दूरी बनाकर रखी। और फिर एक रात जब मैं फैक्ट्री से वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में अचानक 2 आदमियों ने मुझे कसकर पकड़ लिया और घसीट कर खेतों की तरफ ले जाने लगे। मैं चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरा मुंह इतनी कस के दबाया हुआ था कि मैं जरा सी आवाज भी नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने हाथ पैर बहुत चलाने की कोशिश की, पर वो 2 थे, इसलिए मैं उनके सामने कमजोर पड़ गई। डर के मारे मेरी जान हलक से निकलने ही वाली थी। मैं समझ गई कि अब आज मेरा अंत नजदीक है। मुझे अपनी नानी का चेहरा बार बार याद आने लगा और मेरी आंखों से आंसू लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं उन लोगों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उन पर तो जैसे उस वक्त हैवान सवार था। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था सिवाय मेरे। वो बस किसी भी तरह से मुझे पा लेना चाहते थे और फिर वो अपने इरादों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। मैंने भी जैसे उस वक्त बिल्कुल हार मान ली और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी ना जाने कहां से, लेकिन भगवान के रूप में वहां सुमित आ गया और उसने उन दोनों आदमियों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर दी और वो वहां से भाग गए। उसके बाद उस रात सुमित ही मुझे अपने साथ अपने घर लेकर गया। नानी ने जब मेरी ऐसी बुरी हालत देखी तो वो तो डर के मारे थर थर कांपने लगी और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वो लगातार रोए चली जा रही थी और मुझसे बार बार कह रही थी कि मुझे जिस बात का अब तक डर सताता रहा, आखिर आज वही हुआ। तब सुमित ने नानी से कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने आपकी बच्ची पर बिल्कुल आंच भी नहीं आने दी है। मैंने नानी से कहा, हाँ नानी, मेरे साथ वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। वो तो सुमित ऐन मौके पर वहां पर आ गया, वरना आज आपकी सीमा आपके सामने यूं सही सलामत नहीं बैठी होती। नानी ने तुरंत ही मुझे गले से लगा लिया और सुमित को खूब धन्यवाद दिया। अगले दिन मैं फैक्ट्री नहीं गई थी। नानी भी यही चाहती थी कि अब मैं फैक्ट्री में काम ना करूं। चाहती तो मैं भी ये थी, लेकिन एक तरफ मेरा डर था और दूसरी तरफ घर के हालात, और मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि वो 2 आदमी कौन थे। जब वो एक बार मेरे साथ इस तरह की हरकत कर सकते थे तो वो दोबारा भी वही सब दोहरा सकते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच नानी ने गांव के ही एक आदमी से मेरे लिए रिश्ता देखने को कहा। नानी ने कहा कि मैं अब जल्द से जल्द तेरे हाथ पीले कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मौत का भी कोई भरोसा नहीं, ना जाने वो कब आ जाए। और फिर तू जवान लड़की जब मेरे होते हुए ही सुरक्षित नहीं है तो मेरे मरने के बाद तो तेरा ना जाने क्या हाल होगा। मैंने भी नानी की इस बात का कोई विरोध नहीं किया। 1 हफ्ते तक मैं फैक्ट्री नहीं गई तो सुमित मुझे घर मिलने आया।
वो मुझसे कहने लगा कि आखिर तुम डरकर कब तक घर में बैठी रहोगी? इस तरह से तो ऐसे लोगों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने कहा, तो तुम बताओ मैं क्या करूं? उस दिन तो तुमने आकर मुझे बचा लिया था, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हर बार तुम मेरी रक्षा के लिए हर वक्त मौजूद रहो। इसीलिए नानी ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा वो मेरी शादी कर देंगी। मेरा इतना कहना था कि सुमित ने तुरंत ही मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहने लगा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे तो लगा कि तुम शायद अभी शादी नहीं करोगी, इसीलिए मैंने तुमसे अब तक अपने दिल की कोई भी बात नहीं की। सुमित की इस हरकत से मैं दंग रह गई। मैंने तुरंत ही अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तो सुमित ने कहा, सीमा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए नानी रिश्ता तो देख ही रही है ना, तो फिर तुम्हारी शादी मुझसे क्यों नहीं हो सकती? भला मुझ में क्या कमी है? सुमित अभी ये बोल ही रहा था कि तभी अचानक वहां नानी आ गई और उन्होंने सुमित की पूरी बात सुन ली, जिसे देखकर मैं भी बुरी तरह से घबरा गई। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नानी मुझे गलत समझ लें, क्योंकि असल में तो मुझे इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन फिर सुमित ने नानी को समझाते हुए कहा कि आप जो भी रिश्ता देखेंगी, आपको नहीं पता कि वो आदमी कैसा होगा, वो सीमा को खुश रखेगा भी कि नहीं। लेकिन मैं सीमा से प्यार करता हूँ और अब तक सब कुछ ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो सीमा मुझे जानती ही है कि मैं कैसा इंसान हूँ। आप मेरा भरोसा करिए, मैं सीमा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। नानी भी मेरे और सुमित के रिश्ते के लिए तैयार हो गई और सच कहूँ तो मैं भी सुमित को अपने पति के रूप में पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि ये तो सच था कि सुमित एक बहुत ही नेक इंसान था। बस अगले ही महीने हम दोनों की शादी हो गई। सुमित ने अपने बारे में बताया था कि उसकी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, बस एक बड़ी बहन है जो कि अपने पति के साथ सुमित के ही गांव वाले घर में रहती है, क्योंकि उनकी बहन के पति के घर वालों के पास कोई भी घर नहीं था। और जब मेरे नंदोई की नौकरी छूट गई और उनके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके पास और कोई रहने का ठिकाना नहीं बचा था। इसीलिए सुमित ने बताया कि मेरे माँ बाप ने मरने से पहले उस घर को हम दोनों भाई बहन के नाम कर दिया था, क्योंकि वो घर काफी बड़ा है, जिसका आधा आधा हिस्सा हम लोग आराम से अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। सुमित ने कहा कि वो गांव से निकलना चाहता था, इसीलिए नौकरी की तलाश में शहर आ गया, लेकिन दर दर भटकते हुए उसे नौकरी इस फैक्ट्री में मिली। वैसे तो शादी के बाद विदा होकर मुझे अपने ससुराल चले जाना चाहिए था, लेकिन सुमित ने कहा कि मेरे माँ बाप तो है नहीं और मेरी बहन तो अपनी गृहस्थी में ही मगन है। अगर हम लोग चले जाएंगे तो तुम्हारी नानी का यहाँ ख्याल कौन रखेगा? और फिर हम दोनों की नौकरी भी यहीं पर है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम तुम्हारी नानी के पास ही रहें। मुझे भी सुमित का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे मुझे नानी की भी कोई फिक्र नहीं रहती। फिर इसके बाद हम नानी के साथ ही रहने लगे और दोनों पति पत्नी रोज सुबह साथ में फैक्ट्री जाते और रात को साथ में ही वापस लौटते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे जीवन की सारी खुशियां मिल गई हों, लेकिन ये दुखों के तूफान से आने से पहले की खुशियां थीं। शादी के कुछ महीनों बाद ही नानी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अभी मैं नानी के दुख से उभर ही नहीं पाई थी कि ना जाने कैसे फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग इतनी बुरी तरह से फैली कि पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई, जिसमें फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोग जलकर स्वाहा हो गए और कुछ बहुत बुरी तरह से घायल। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी, सब तरफ बस रोना धोना यही नजर आ रहा था। हमारे उस गांव के क्षेत्र में सिर्फ वही एकमात्र फैक्ट्री थी जो लोगों के रोजगार का जरिया थी, पर अब वो भी खत्म हो चुकी थी। कुछ दिन तो जैसे तैसे काटे, लेकिन फिर रोटी के लाले पड़ने लगे। अब हालात हद से ज्यादा बदतर होने लगे थे, इसीलिए गांव के काफी सारे लोग पलायन करके शहर निकल गए। मैंने भी सुमित से कहा कि अब भला यहाँ रखा ही क्या है, इसीलिए हम दोनों को भी शहर चलना चाहिए।
सुमित को भी मेरी बात ठीक लगी और हम शहर पहुंच गए। हमारे पास पहले से बचत के कुछ पैसे थे, जिससे हमने किराए पर एक कमरा ले लिया और हर रोज सुबह हम दोनों पति पत्नी काम ढूंढने के लिए निकल जाते थे। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमें किसी हाई फाई जगह नौकरी तो नहीं मिल सकती थी, लेकिन कुछ महीनों की मेहनत के बाद हमें शहर की ही एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई और फिर से जिंदगी पटरी पर आ गई। धीरे धीरे अभी चीजें सुधरने ही लगी थीं और एक उम्मीद बनने लगी थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। इतनी बड़ी खुशखबरी मैं सुमित को सामने से सुनाना चाहती थी, इसलिए रात को उनके लौटने का इंतजार कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुमित तो नहीं आएगा, पर एक बहुत बुरी खबर आएगी। सुमित का एक दोस्त दौड़ता हुआ घर आया और उसने बताया कि सुमित का एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं जब भागती हुई अस्पताल पहुंची तो पता चला कि सुमित के दोनों पैरों को काटना पड़ा, क्योंकि दोनों ही पैर पूरी तरह से एक्सीडेंट में खराब हो चुके थे। इस सदमे को मैं बर्दाश्त ना कर सकी और उसका मुझ पर इतना बुरा असर हुआ कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया। जिस खुशी को मैं सुमित को बताना चाहती थी, उस खुशी को बताने से पहले ही मैं खो चुकी थी। कुछ हफ्तों के बाद सुमित को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और मैं व्हील चेयर पर उसे बिठाकर कमरे पर ले आई। अब वो पूरी तरह से लाचार था। हम दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। न जाने भगवान कौन से जन्म का बदला हम दोनों पति पत्नी से ले रहा था, पर फिर भी मैं अपने पति की हिम्मत बांधना चाहती थी, क्योंकि एक तो वो वैसे ही अपनी लाचारगी से बुरी तरह से लड़ रहे थे, जिस वजह से वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे और हद से ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। अब घर की जिम्मेदारी मुझे अकेले ही उठानी थी, लेकिन सिर्फ मेरे अकेले काम करने से खर्चा चल ही नहीं रहा था। इधर जैसे जैसे महीने बीत रहे थे, मकान के किराए का कर्ज भी हमारे सर पर बढ़ता जा रहा था, जिसे चुकाना हमारे लिए मुश्किल हो गया। मैंने सुमित से कहा कि आखिर ऐसे हम अगर यहाँ रहकर कमाई करेंगे भी तो फायदा क्या है, क्योंकि जितना भी कमाएंगे उससे कर्ज चुकाना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है। ऐसे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तब सुमित ने कहा कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। इससे तो अच्छा यही है कि मैं तुम्हें अब तुम्हारे ससुराल ले चलूं। कम से कम वहाँ मेरी बहन रमा है, तुम्हें भी उसके साथ बैठकर अपना दुख बांटने का कुछ मौका मिलेगा और वहीं पर गांव में मैं कोई ऐसा काम देख लूंगा जो बैठे बैठे कर सकूं। ये सोचकर हम लोग अगले दिन ही सुमित के गांव पहुंच गए। जैसे ही हम सुमित के घर पहुंचे तो उसका घर देखकर मैं दंग रह गई थी। उसका घर बना तो सिर्फ एक मंजिल का ही था, लेकिन वो काफी बड़ा था। सुमित की बहन यानी मेरी नंद तो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन मेरे नंदोई के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें हमारा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे इस बात से हैरानी थी कि उन्हें अपनी पत्नी के भाई की हालत पर भी कुछ खास दुख नहीं था। मैंने जब इस बारे में सुमित से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके जीजा जी शुरू से ही ऐसे ही रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपनी अय्यासियों से ही मतलब रहा है। उनके माँ बाप भी जब जिंदा थे तब भी उन्हें उनका कोई ख्याल नहीं था और उसके बाद भी वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में ही लगे रहते हैं। अब जब तुम यहाँ रहोगी तो तुम खुद ही देखोगी कि वो किस कदर स्वार्थी इंसान है। मेरी बहन बहुत सीधी है, उनकी भी कदर ये आदमी बिल्कुल नहीं करता। आए दिन घर में कलह होती है और इसी वजह से मैं इन लोगों के यहाँ आने के बाद इस घर को छोड़कर चला गया था। वरना भला तुम ही सोचो, जिसके पास इतना बड़ा घर हो वो शहर में जाकर क्यों किराए के मकान में रहकर इधर उधर फैक्ट्री के काम में धक्का खाए। मेरे गांव में भी काफी काम था, लेकिन यहाँ काम करने का मतलब यही था कि मुझे यहीं रहना पड़ता। लेकिन किस्मत तो देखो, अब मेरी मजबूरी है कि घूम फिर कर आखिर मुझे इस घर में ही लौटना पड़ा। मेरे नंदोई की 3 बेटियां थीं, जिनकी उम्र में कुछ खास अंतर नहीं था। सबसे बड़ी बेटी 11 साल की थी और उससे छोटी 10 साल की और उससे छोटी 8 साल की। लेकिन वो तीनों बच्चियां बड़ी ही प्यारी थीं, पर वो अपने बाप से बहुत डरती थीं। मेरे नंदोई जैसे ही घर में आते थे तो वो कोई एक कोना पकड़कर ऐसे दुबक जाती थी जैसे कभी इस घर में रहती ही ना हो। उनकी जरा सी भी आवाज सुनाई नहीं देती। यहाँ तक कि मेरी नंद भी हर वक्त डरी सहमी सी और बहुत ही धीमी आवाज में बात करती थी। हम उस घर में रह जरूर रहे थे, लेकिन एक तरह से हमारे बीच बहुत कम बातचीत थी। घर के एक सिरे की तरफ वो लोग रहते थे और दूसरे सिरे की तरफ हम लोग।
जब तक नंदोई घर में रहते थे तब तक उनकी बेटियां और ना मेरी नंद हम लोगों में से किसी की तरफ देखती भी नहीं थी। लेकिन नंदोई के जाने के बाद थोड़ा बहुत वो लोग हिम्मत करके हमसे बातचीत कर लेते थे। मेरे पति ने भी मुझे मना किया था कि मैं भी उनसे बहुत ज्यादा मेल जोल ना बढ़ाऊं, क्योंकि अगर इस बारे में मेरे नंदोई को गलती से भी पता चला तो मुसीबत मेरी नंद और उनकी बेटियों की ही बढ़ जाएगी। मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन लोगों को कोई परेशानी हो, इसलिए मैंने भी हमेशा नंदोई के होते हुए उनसे दूर रहने की ही कोशिश करती थी और यही दिखावा करती थी कि मेरा उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ही दिनों बाद मेरे पति को पास की एक फैक्ट्री में मोहर लगाने का काम मिल गया। उस फैक्ट्री में जो सामान होता था उस पर स्टैंप लगाई जाती थी, जिसमें सिर्फ बैठे बैठे ही काम करना था। इस वजह से उन्हें उस काम को मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तनख्वाह भी ठीक ठाक थी और इधर मैंने घर बैठे ही सिलाई का काम शुरू कर दिया था। एक दिन जब मैंने अपना काम जल्दी निपटा लिया तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मुझे यहाँ आए हुए लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अब तक मैंने ना तो पूरा घर देखा है और ना ही मैं एक बार भी छत पर गई हूँ। ये सोचकर मैं पूरे घर का मुआयना करने लगी। घर भले ही पुराने जमाने का बना था लेकिन बहुत सुंदर था। तभी मैं छत पर जाने लगी थी कि मेरी नंद ने पीछे से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगी, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं छत देखने जा रही हूँ दीदी। तो वो कहने लगी कि छत पर जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, लेकिन आप मुझे ऊपर जाने से मना क्यों कर रही हैं? तो वो कहने लगी, क्या बताऊं भाभी, लेकिन इस गांव में एक चुड़ैल का साया घूम रहा है जो बहुत समय से लोगों को परेशान करता है। वो चुड़ैल सिर्फ उन्हीं लोगों के घर के अंदर घुस रही है जो अपनी छत पर जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर लोगों ने छत पर जाना बंद कर दिया है। जो भी छत पर जाता है वो चुड़ैल उस आदमी के साथ चिपक कर उसके घर के नीचे उतर आती है। और तो और वो चुड़ैल रातों को दर्द में बुरी तरह से चिल्लाती है और अजीब अजीब सी आवाजें निकालती है ताकि लोग उसके जाल में फंसकर छत पर आ जाएं और फिर वो उनके साथ उनके घर में उतर जाए। वो लोगों के घरों में घुसने के लिए इसी तरह का जाल बिछाती है। ननद के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे तो पसीने ही छूटने लगे थे। भूत चुड़ैलों से मुझे बहुत डर लगता था। इस तरह की भूत प्रेतों की बातें मैंने अपनी नानी के गांव में भी बहुत सुनी थी। कहते हैं जो गांव के एरिया होते हैं वहां पर इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा भटकती रहती हैं। ननद की बात सुनकर मैं तुरंत ही नीचे उतर आई। मैंने कहा कि मैं अब कभी भी छत पर जाने की हिम्मत नहीं करूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। उसके बाद हम दोनों नंद भाभी मिलकर तब तक बातें करते रहे जब तक मेरे नंदोई के आने का समय नहीं हो गया। उस दिन रात को जब मेरा नंदोई लौट कर आया तो उसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी। पहले तो ननद नंदोई के कमरे से उनकी लड़ाई की धीमे धीमे आवाजें आती रहीं, लेकिन फिर अचानक से मेरा नंदोई कमरे से बाहर निकल आया और ननद को घसीटता हुआ लाया और मारने लगा। कहने लगा कि तूने आज तक मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटियां ही दी हैं। मैं तुझसे कब से वंश चलाने वाला मांग रहा हूँ, लेकिन तू इतनी नामुराद है कि तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है और मेरा वंश उजाड़ कर रख दिया है। जी तो करता है कि मैं तेरी जान ले लूं, खुद तो किसी काम की नहीं है और फिर मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ा रही है। तेरी इतनी हिम्मत। ये कहते हुए मेरे नंदोई ने ननद पर लात घूसों की बरसात कर दी। ये सब देखकर ना तो मुझसे रहा गया और ना ही सुमित से। उस दिन पहली बार मैंने सुमित को अपने जीजा से कुछ कहते सुना। वो तुरंत ही जोर से चिल्लाए कि खबरदार, जो तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया। तो मेरा नंदोई सुमित की तरफ घूर के देखते हुए बोला कि तू अपनी जुबान बंद रख। अगर हम पति पत्नी के बीच में बोला तो तेरी खैर नहीं। तेरी बहन को मैंने तलाक दे दिया तो वो कहीं की भी नहीं रहेगी। लंगड़ा कहीं का, पहले अपनी पत्नी को संभाल। शादी को इतने साल हो गए, एक चुईया तक तो पैदा नहीं कर पाई और चला है मुझे सिखाने। नंदोई के मुंह से इतनी घटिया बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और सुमित का भी चेहरा सफेद पड़ गया था। मेरी ननद बुरी तरह से तड़प तड़प कर रो रही थी, लेकिन नंदोई को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा था और बेचारी तीनों बच्चियां एक कोने में खड़ी हुई थर थर कांप रही थीं। मुझे अपने नंदोई पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी उसका सर फोड़ दूं। ना जाने कैसा जानवर था जो इंसान को इंसान नहीं समझता था, जिसे इतना भी नहीं पता था कि लड़का और लड़की ये तो सब ऊपर वाले का कर्म है। इसमें बेचारी मेरी ननद की क्या गलती।
लेकिन कौन उस गंवार को ये बात समझाता। वो तो नशे में बस अपनी मदांगी मेरी ननद पर दिखाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद जब वो ननद को पीट पीट कर थक गया तो आराम से जाकर चारपाई पर लेट गया और खर्राटे लेकर सोने लगा। मैं और सुमित तुरंत ही ननद की तरफ आगे बढ़े और उन्हें सहारा देकर उठाया और कमरे में लेकर आए। वो मुझे बार बार कह रही थी कि तुम लोग मुझे सहारा मत दो, क्योंकि मेरे पति को पता चल गया तो वो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा और मुझे भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे तलाक दे दे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने उनसे कहा कि आखिर कब तक यूं डर डर कर जियोगी आप। तो वो कहने लगी, और मेरे सामने कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे नंदोई ने मुझे छोड़ दिया तो मैं इन तीनों छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। बाप का साया अगर इनके सर पर नहीं होगा तो बाहर न जाने कितने चील कौए हैं जो गिद्ध की नजर रखे हैं और इन्हें नोच खाने को तैयार बैठे हैं। ननद की बात सुनकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी और सुमित भी। बेचारे बुरी तरह से रो रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि हम सब कितने मजबूर हैं। हम दोनों पति पत्नी जो बस एक औलाद की खातिर तरस रहे हैं, लेकिन हमें औलाद नसीब नहीं। और एक मेरा नंदोई है जिसके पास 3 औलादें हैं, लेकिन उसे उनकी कदर नहीं। उसे तो बस लड़का चाहिए। कुछ दिन तक तो मेरी नंद बिस्तर से भी नहीं उठ पाई, इसीलिए मैं खाना बनाकर छुपाकर उनको और उनकी बेटियों को खिलाती रही। और मजबूरन नंदोई के लिए भी मुझे खाना रखना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं उस दरिंदे के लिए खाना नहीं रखती तो इसकी सजा भी वो मेरी नंद को ही देता, और मैं अब उन पर और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों बाद मेरी नंद ठीक हो गई थी। फिर एक रात जब मेरे पास काफी कपड़े आ गए थे, इसलिए मैं देर तक काम कर रही थी, तभी मेरी नजर बाहर की तरफ पड़ी और मैं ये देखकर दंग रह गई कि मेरी ननद छत पर जा रही थी। लेकिन आखिर क्यों? जब मैं उस दिन छत पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे तो छत पर जाने से मना किया था, पर वो इतनी रात को छत पर क्या करने जा रही हैं? मुझे ना जाने क्यों, लेकिन उन पर शक होने लगा। क्या उन्हें चुड़ैल से डर नहीं लगता? मैं काफी देर चुपचाप खिड़की से झांक कर देखती रही। तकरीबन आधे घंटे के बाद ननद दबे पांव वहां से नीचे उतर आई और अपने कमरे में चली गई। मुझे ये पहेली समझ नहीं आ रही थी। फिर अगली रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तो अचानक मुझे किसी लड़की के अजीब तरह से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाजें किस तरह की थीं मैं बहुत अच्छे से समझती थी, क्योंकि मैं खुद एक शादीशुदा औरत थी और हर शादीशुदा औरत इस तरह की आवाजों से वाकिफ होती है, जिससे मुझे अजीब लगने लगा, क्योंकि ये आवाजें मेरी ननद की तो नहीं थी, बल्कि ये किसी कम उम्र लड़की की लग रही थी। भला इस घर में ऐसा कौन था? डर के मारे मैं तुरंत बाहर निकली, पर वो आवाजें कहाँ से आ रही थी ये समझ नहीं आ रहा था। बीच आंगन में आकर जब मैं खड़ी हुई तो मुझे लगा कि आवाज तो छत से आ रही है, और जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ तुरंत ही ननद की वो चुड़ैल वाली बात मेरे दिमाग में घूम गई और मैं डर के मारे कांपने लगी। इसका मतलब मेरी ननद बिल्कुल सच कह रही थी। आज वो चुड़ैल मेरे घर की छत पर आ चुकी थी और हम लोगों में से किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुरंत ही भागकर अपने कमरे में आई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। सुमित अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन उस चुड़ैल की आवाज आना बंद ही नहीं हो रही थी, बल्कि ये आवाजें और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया, क्योंकि मुझे ये आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। डर के मारे मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं काफी देर अपने बिस्तर पर सिकुड़ी हुई बैठी रही। फिर ना जाने कितनी देर के बाद वो आवाज आना बंद हुई। तब जाकर मुझे सुकून मिला और मैं सोने के लिए लेटी। जैसे ही सुबह मेरा नंदोई घर से बाहर गया, मैं तुरंत ही ननद के पास पहुंची और मैंने उनसे रात वाला पूरा वाकया बता दिया, जिसे सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मुझसे कहने लगी, भाभी तो तुम आवाज सुनकर छत पर तो नहीं गई थी ना? मैंने कहा नहीं नहीं, आपने उस दिन मुझे सब कुछ बता दिया था, और मैं क्या पागल हूँ जो खुद जानबूझकर मौत के मुंह में जाती? इसीलिए मैं छत पर बिल्कुल भी नहीं गई। मेरी इस बात को सुनकर ननद ने राहत की सांस ली। वो कहने लगी, तुमने बिल्कुल सही किया। अगर दोबारा से कभी भी तुम्हें ऐसा कुछ सुनाई दे या महसूस हो, तब भी कभी भी भूलकर छत पर मत जाना। उनके ऐसा कहने पर मुझे तुरंत याद आया कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने तो खुद ननद को रात को छत पर जाते हुए देखा था।
इसलिए मैंने उनसे जिज्ञासावश पूछ लिया, लेकिन दीदी, अभी कुछ दिन पहले आपको मैंने छत पर जाते देखा था। मेरी इस बात से ननद के हाथ में पकड़ा हुआ बर्तन नीचे जमीन पर गिर गया और वो बुरी तरह से सकपका गई, बिल्कुल ऐसे कि जैसे मैंने उनकी कोई चोरी पकड़ ली हो। वो लड़खड़ाती हुई जुबान में मुझसे कहने लगी, नहीं नहीं भाभी, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तो अच्छे से पता है कि छत पर जाना कितना खतरनाक हो सकता है, तो मैं जानबूझकर छत पर क्या करने जाऊंगी? मैंने कहा कि पर ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं सच कह रही हूँ। तो ननद मुझ पर दबाव बनाते हुए कहने लगी कि ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। तुम दिन रात काम करती हो ना, जिस वजह से तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, और इसीलिए या तो ये तुम्हारा वहम होगा या तुमने सपना देखा होगा, क्योंकि ये छत पर ना जाने वाली बात तुम्हारे जहन में बैठ गई है, और उसी तरह का कोई सपना तुम्हें आया होगा जिस वजह से तुम्हें ये लगा कि मैं छत पर गई हूँ, जबकि मैं तो ना जाने कितने साल से छत पर गई ही नहीं हूँ। इतना कहकर ननद तो अपने काम में लग गई, लेकिन मैं शक में पड़ गई कि क्या सच में मेरा दिमाग इतना खराब हो चुका है कि मुझे सपने और हकीकत में कोई फर्क ही महसूस नहीं हो रहा है। मैं उलझन में पड़ी हुई वापस अपने कमरे में आ गई। फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है ननद सच कह रही हो, ये मेरी ही गलत फहमी हो। लेकिन अगर ऐसा है तो मेरी नंद इतनी बुरी तरह से मेरे इस सवाल पर घबरा क्यों गई थी, जैसे कि ना जाने उन्होंने कौन सा बड़ा जुर्म किया था जिसको मैंने पकड़ लिया है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा दाल में कुछ काला नजर आने लगा। इसीलिए अगले दिन जब गांव की एक औरत मुझसे अपना सिला हुआ कपड़ा वापस लेने के लिए आई, तो मैंने उनसे कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें की, और बातों ही बातों में फिर मैंने उस गांव में घूमने वाली चुड़ैल के साये के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने सोचा कि अगर ऐसा कोई साया है तो फिर तो गांव के हर एक इंसान को इस बारे में पता होगा। लेकिन मैं उस वक्त दंग रह गई जब मेरी इस बात पर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। वो कहने लगी कि तुम क्या पागल हो गई हो भला? इस गांव में कोई चुड़ैल क्यों घूमेगी? हमारा गांव बहुत अच्छा है और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर कभी ऐसा होता भी ना तो गांव में बहुत बड़े सिद्ध बाबा रहते हैं, वो तो कब का उस चुड़ैल को चुटकियों में मारकर यहाँ से भगा देते। इतना कहकर वो औरत तो जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से अपनी जगह से हिल चुका था कि आखिर मेरी नंद ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, और अगर सच में कोई चुड़ैल नहीं है तो फिर उस रात को वो लड़की कौन थी जो इस तरह से चीख चिल्ला रही थी। अब तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश नजर आने लगी। इसका मतलब जरूर इस घर में कुछ ऐसा हो रहा था जो बिल्कुल भी सही नहीं है और जिसे मुझसे और सुमित से छुपाया जा रहा था। लेकिन मेरी नंद आखिर ऐसा क्या कर रही थी? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी नंद, जो अब तक मुझे एक भली औरत लगती थी, वो भी कोई गलत काम कर सकती है। ये सोचकर बार बार मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मैं अपनी ननद के बारे में बिल्कुल भी बुरा सोचना नहीं चाहती थी। लेकिन जो भी सच्चाई सामने खुलकर आई, उससे तो यही लग रहा था कि जरूर ननद कुछ गलत कर रही है। रात को जब सुमित लौट के आए तो मैंने उन्हें अब तक जो भी सारी बातें हुई थीं उसके बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर सुमित भी दंग रह गए और वो भी यही कहने लगे कि मैंने तो कभी भी दीदी को झूठ बोलते हुए नहीं देखा। मैंने कहा कि अगर ननद झूठ नहीं बोल रही है तो भला वो औरत भी मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? सुमित ने कहा कि हो सकता है उस औरत को इस सब के बारे में ना पता हो। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर कल मैं और भी कुछ लोगों से इसके बारे में बात करूंगी। इसके बाद अगले दिन मैंने गांव के कुछ और लोगों से इसके बारे में जब सवाल किया तो सब ने बिल्कुल वही बात की जो उस दिन उस औरत ने की थी। वो सब भी मुझ पर हंस रहे थे कि मैं क्या फालतू की अंधविश्वास की बातों को फैला रही हूँ। अच्छे खासे गांव वाले बिना किसी डर के रह रहे हैं और यूं भूत चुड़ैल की बातें करके मैं क्यों लोगों के मन में वहम बैठा रही हूँ। उस दिन जब सुमित काम से लौटे तो मैंने उनसे कहा कि अब तो ये पक्का हो गया है कि झूठ ननद ही बोल रही हैं, लेकिन आखिर क्यों? कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज तो नहीं है? सुमित ने कहा कि अगर ऐसा है तो इसका पता तो फिर छत पर चलकर ही मिल सकता है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आज रात को मैं छत पर जाऊंगी। सुमित कहने लगे लेकिन मैं तुम्हें अकेले छत पर जाने नहीं दे सकता। मैंने कहा कि अगर मैं अकेले नहीं जाऊंगी तो फिर मेरे साथ और कौन जाएगा, क्योंकि आपको छत पर ले जाना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल की बात है।
इस पर सुमित का चेहरा लटक गया। मुझे भी इस बात का बुरा लगा कि ये सब कहते हुए मैंने उनका दिल दुखा दिया था। मैंने उनसे माफी मांगी और कहा कि मैं जानती हूँ सुमित, आपको इस बात का बुरा लगा है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। आप ही बताइए मैं क्या करूं? सुमित ने कहा, ठीक है, तुम रात में अकेले छत पर जाना, लेकिन मैं सीढ़ियों के नीचे जो जगह है वहां पर व्हील चेयर पर बैठा रहूंगा, और अगर कोई भी ऐसी वैसी बात होती है तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने सुमित को नींद से जगाया और उनसे कहा कि मुझे लगता है कि अब यही सही समय है छत पर जाने का। हम दोनों पति पत्नी दबे पांव अपने कमरे से जैसे ही बाहर निकले कि तभी अचानक फिर से वही आवाज छत से आने लगी जो उस रात मैंने सुनी थी, जिसे सुनकर सुमित के भी कान खड़े हो गए। वो कहने लगे, सीमा, तुम तो सच कह रही थी, ये आवाज तो किसी लड़की की ही है जो छत से आ रही है। भला ये सब घर में हो क्या रहा है? मैं तुरंत ही जल्दबाजी में छत की तरफ भागी। सुमित मुझे बार बार पुकारने लगे कि मैं ऐसे में अकेले ना जाऊं। उन्हें मेरे लिए डर लग रहा था, पर वो आवाज सुनकर मेरे कदम रुक ही नहीं रहे थे। मैं तुरंत ही दौड़कर छत पर पहुंची तो चारों तरफ अंधेरा पसरा था, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और छत पर पहुंचते ही अचानक से वो आवाज आना बंद भी हो गई, जिससे मैं बुरी तरह से घबरा गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। चारों तरफ से अजीब अजीब सी जानवरों की आवाजें आ रही थी। मुझे अब डर लगने लगा। रात का सन्नाटा और अंधेरा अच्छों की हालत खराब कर देता है। इसीलिए मैं फिर से वापस नीचे जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी कि तभी फिर से मुझे वही आवाज सुनाई दी, जिससे मेरे कदम रुक गए और मैं कांपते हुए शरीर के साथ अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए ये देखने की कोशिश करने लगी कि यह आवाज किधर से आ रही है। मुझे बुरी तरह से पसीना आ रहा था और गला भी प्यास से सूखने लगा था। कुछ देर सुनने के बाद ये समझ आया कि आवाज तो छत के दूर एक किनारे पर बने कमरे से आ रही थी। मैं डरते कदमों के साथ वहां पहुंची तो दरवाजा हल्का सा खुला नजर आया, और जैसे ही मैंने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोला तो मेरे होश उड़ चुके थे। अंदर का नजारा किसी भी इंसान का दिल दहला देता। वहां पर एक 14 साल की लड़की मुझे सामने दिखाई दी, जो जंजीरों में लिपटी हुई थी और जिस पर एक आदमी भी उसके साथ। उस वक्त वो मंजर देखकर मुझे उस वक्त की याद आ गई जब उस रात मुझे वो 2 आदमी पकड़कर खेतों की तरफ घसीट कर ले गए थे। आज मेरी आंखों के सामने ठीक वही नजारा था। वो बेचारी दुबली पतली सी छोटी लड़की थी और ये आदमी हद से ज्यादा हट्टा कट्टा था। वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं था। उसे उसकी तकलीफ नजर ही नहीं आ रही थी। वो तो बस अपनी धुन में खोया हुआ था। उसे सिर्फ अपनी इच्छा से मतलब था। ये देखकर मेरे अंदर गुस्से की ज्वाला फूट पड़ी और तभी मेरी नजर पास ही रखे हुए एक डंडे पर पड़ी और मैं उस आदमी पर वो डंडा लेकर टूट पड़ी। उस आदमी को भी मेरे वहां पर आने का बिल्कुल भी पता नहीं चला था, जिस वजह से वो संभल नहीं पाया और मेरे 2-3 बार में ही वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। लेकिन जैसे ही वो बेहोश होकर गिरा और मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरा नंदोई ही था। तब तक नीचे मेरे पति ने चिल्ला चिल्लाकर शोर मचा दिया था, जिससे मेरी नंद और उनकी बच्चियां भी जाग गई थीं। मैंने उस बेचारी लड़की को उन जंजीरों से आजाद किया और उसकी हालत ठीक की, उसके अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और उसे सहारा देकर नीचे लेकर आई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा पा रहा था और उसे बहुत बुरी तरह से चोटें भी आई हुई थीं। मैं उसे जैसे ही नीचे लेकर आई, मेरी नंद के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैंने जैसे ही उन्हें देखा तो गुस्से से मेरी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं। मैं उस बच्ची को कमरे में लेकर गई। उसके काफी खून निकल रहा था, जिसे देखकर मेरे पति भी समझ चुके थे कि उसके साथ क्या हुआ है, जिसे देख वो भी गुस्से में चिल्लाने लगे कि हमारे घर में इतना घटिया काम भला कौन कर रहा था। मैंने तुरंत ही चिल्लाकर कहा कि और कौन, इस घर में आखिर एक ही तो जानवर है, आपका जीजा। अपने जीजा का नाम सुनते ही मेरे पति दंग रह गए। उन्होंने तुरंत ही मेरी ननद की तरफ घूरती हुई नजरों से देखा तो ननद थर थर कांपने लगी। मैंने उस बच्ची को उपचार दिया और फिर चादर उड़ाकर चुपचाप लिटा दिया। वो डर से बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने ननद से कहा कि आपको ये सब पता था ना, लेकिन फिर भी
आपने अपने पति की इतनी घटिया करतूत को छुपा कर रखा, आखिर क्यों? और इसीलिए आप मुझे चुड़ैल वाली बात का झूठ बताकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि मैं कभी भी छत पर ना जाऊं और आपके पति की इतनी गंदी करतूत कभी भी सामने ना आए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगता था कि मेरा नंदोई ना सही, लेकिन ननद एक अच्छी इंसान है। लेकिन आप भी अपने पति के जैसे ही निकली। आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? कैसी औरत हैं आप? आपका पति आपके होते हुए किसी और के साथ, और आप उसका इस काम में साथ भी दे रही थी। और तो और आपके खुद की 3 बेटियां हैं, ये भी आपकी बेटी की ही उम्र की है, तो भी आपको इस बच्ची पर जरा सा भी रहम नहीं आया। ननद का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई और कहने लगी कि मेरे तो कर्म ही फूट चुके हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन ये सब कुछ मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं इस पाप में अपने पति का साथ नहीं देती तो वो मेरी बच्चियों को मार डालता। उसने मुझे खुली धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका विरोध किया या उसकी इस हरकत के बारे में किसी को भी भनक लगने दी तो वो मुझसे मेरी बच्चियों को छीन लेगा। मेरे जीवन में वैसे भी कोई खुशी नहीं है सिवाय मेरी बच्चियों के। अगर मेरी बच्चियों को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। मैंने कहा कि लेकिन आखिर आपका पति इस बच्ची पर इतना जुल्म क्यों कर रहा था? आज मुझे सब कुछ सच सच जानना है। तब मेरी ननद ने जो हकीकत बयां की उसे सुनकर हम सबके होश उड़ गए थे। ननद ने बताया कि मुझे लगातार 3 बेटियां हुई थीं, लेकिन इस आदमी को अपना वंश बढ़ाने वाला चाहिए था। इधर डॉक्टर ने भी साफ कह दिया था कि अब अगर अगला बच्चा मैंने पैदा किया तो मैं जान से हाथ धो बैठूंगी, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा भी जिंदा बच पाएगा। जिस वजह से ये आदमी बुरी तरह से बौखला गया था, क्योंकि उसे हर हाल में बेटा चाहिए था। और फिर वो एक दिन इस बच्ची को अपने साथ घर पर लाया। मैंने जब उससे पूछा कि आखिर ये बच्ची कौन है, तो वो बोला कि इसके बाप ने मुझसे इसके बदले में 1 लाख रुपए लिए हैं और मुझे इसे बेच दिया है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम भला इसे यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हारे तो पहले से ही 3 बेटियां हैं। तो वो कहने लगा कि अरे पागल औरत, मैं इसे यहाँ पालने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि ये मेरा वंश बढ़ाएगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि तुम आदमी हो या जानवर? तुम देख रहे हो कि उसकी उम्र क्या है? तुम इतने अंधे हो चुके हो कि अपना वंश बढ़ाने के लिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये अभी मात्र 14 साल की बच्ची है, ये मर जाएगी। तुम इस पर ये जुल्म मत करो। तो मेरा पति कहने लगा कि तू अपनी ये बकवास बंद कर। और फिर मैं इसे यहाँ पर ऐसे ही उठाकर नहीं लाया हूँ, बल्कि मैंने इससे शादी भी कर ली है। मुझे एक डॉक्टर ने कुछ दवाइयों के बारे में बताया है, जो ये कुछ महीने तक खाएगी तो फिर ये अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर ये मुझे मेरा वंश चलाने वाला देगी। मैंने अपने पति को ये जुल्म करने से बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं मानी। मेरे विरोध के बदले में मुझे हर रोज मार मिली और उसने मुझे सख्त हिदायत दी कि मुझे खुद इस लड़की को हर रोज दवाई देनी है, ताकि वो जल्द से जल्द बड़ी हो जाए और फिर मेरे पति को बेटा पैदा करके दे। मैं मजबूरन इस लड़की को वो दवाई पहले तो कुछ दिन तक देती रही, लेकिन फिर मैंने चुपके से उस दवाई को देना बंद कर दिया, ये सोचकर कि जब मैं इसे दवा दूंगी ही नहीं तो उससे इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो मेरा पति इसकी जिंदगी खराब नहीं करेगा और ये भी बच जाएगी। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि मेरा पति इंसान नहीं हैवान है। कुछ महीनों के इंतजार तक उसने जब ये देखा कि दवा का इस लड़की पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो उसने फिर इसके साथ इसी तरह से अपने मंसूबों को पूरा करने का ठान लिया। मैंने अपने पति को बहुत मना किया कि तुम ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, और जब मैं डटकर इस बच्ची के सामने खड़ी हो गई तो उसने मुझे कहा कि अब मुझे इस लड़की या अपनी बच्चियों में से किसी एक को चुनना है, क्योंकि अगर मैं इसके इरादों के रास्ते में आई तो वो मेरी तीनों बच्चियों को जान से मार देगा। अपनी बच्चियों की जिंदगी की खातिर मैं कमजोर पड़ गई। कुछ दिनों बाद जब हमें खबर मिली कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो, तो मेरे पति को ये बहुत बड़ी मुसीबत लगने लगी। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं कोई भी पैतरा अपनाऊं, लेकिन इस सब के बारे में सुमित को गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मेरे पति को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर सुमित को ये बात पता चल गई तो वो इस आदमी को हरगिज नहीं छोड़ेगा। मैं भी मजबूर थी, क्योंकि वो बार बार मेरी बच्चियों को मुझसे छीन लेने की धमकी देता था।
जिससे मैं डर जाती थी, और इसीलिए मैंने चुड़ैल वाला झूठ तुमसे कहा, क्योंकि सुमित की जो स्थिति है उसमें वो तो कभी छत पर जाता ही नहीं, और तुमको मैंने भूत प्रेत का डर दिखाकर नीचे ही रोक दिया था। इस तरह से मेरा पति बार बार मौके का फायदा उठाता था। भले ही मैं इस सब को इस बच्ची के साथ होने से रोक नहीं पा रही थी, लेकिन मेरी इंसानियत इतनी भी नहीं मर गई थी। इसीलिए मैं हर रोज इसे रात को चुपके से खाना खिलाने के लिए जाती थी, क्योंकि वैसे ही ये बेचारी जुल्म की शिकार थी, और अगर मैं इसे खाना नहीं देती तब तो इसके शरीर में बची कुची जान भी खत्म हो जाती। ये सब सुनकर हम सबका खून पानी हो गया था। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी नाक के नीचे एक बच्ची के साथ इतना बुरा जानवरों के जैसा सुलूक किया जा रहा था, और हमें भनक तक नहीं थी। न जाने वो बच्ची कब से इस सबको बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ना तो उसके बाप ने उसे इंसान समझा और ना ही इस आदमी ने। हमने तुरंत ही पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया, और पुलिस उस बच्ची को अस्पताल लेकर गई। उसकी सारी मेडिकल जांचें हुई, जिनमें ये साफ पता चल गया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। इसके बाद मेरे नंदोई को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन तक उस लड़की का इलाज सरकारी अस्पताल में चला। फिर मैं उसे अपने साथ घर ले आई। उस लड़की का अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए सुमित और मैंने उसे अपना लिया था। हम दोनों पति पत्नी मिलकर उस बच्ची को उसके दुखों से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उस लड़की पर जो भी बीती है वो शायद ही है जो पूरी जिंदगी में कभी भूल पाए। पर फिर भी बीते वक्त के साथ अब उसने हमारे साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया है, और वो मेरे नंदोई की बच्चियों के साथ खेलने भी लगी है। नंदोई को जब से जेल हुई है तब से घर में ऐसा लगता है कि जैसे खुशहाली और सुकून आ गया है। मेरी ननद को भी इस बात का कोई गम नहीं कि उनके पति अब उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि ऐसे पति के होने से तो अच्छा कि पति ना हो। मैंने अपने कुछ बचे हुए पैसों से ननद को एक भैंस खरीदवा दी है, जिससे उन्होंने गांव में दूध का छोटा सा व्यापार शुरू किया है, और अब वो अपनी बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हैं, क्योंकि नंदोई के होते हुए वो अपनी बेटियों को पढ़ा भी नहीं पा रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि इसी बीच फिर एक खबर आई कि मेरे नंदोई को अचानक से हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। बुरे कर्मों की सजा मेरे नंदोई को मिल चुकी थी। अब हम सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर हंसी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।